नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यदि आपको अपने किसी फ्रेंड, किसी रिलेटिव, किसी शॉपकीपर या फिर किसी भी व्यक्ति को कोई छोटा या कोई बड़ा फाइनेंशियल पेमेंट करना हो तो आप किस मेथड को चूज़ करते हैं? क्या आप ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में बिलीव करते हैं या आप डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपने पेमेंट्स करते हैं? कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने के लिए कौन सा मेथड चूज़ करें, कैसे चूज़ करें, वो कौन से फैक्टर होते हैं जो आपको मदद करते हैं एक इन्फॉर्म चॉइस बनाने में? क्या आप जानते हैं कि NEFT के क्या फ़ायदे हैं और वो कौन से डिफरेंसेस हैं जो इसे RTGS से अलग करते हैं? क्या आपको पता है कि UPI जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म किस तरह से डिफ़र करता है IMPS से? तो आइए आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि एक आम नागरिक को वो कौन से बड़े 4 तरीके हैं जिससे वो अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कर सकता है। चाहे आपको 2 रुपये का कोई छोटा ट्रांजैक्शन करना हो या 2 लाख या उससे ज़्यादा बड़ी धनराशि किसी दूसरे बैंक खाते में अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली को शेयर करनी हो, भेजनी हो, ट्रांजैक्शन करनी हो, तो कौन से मेथड्स हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी नज़र डालते हैं। लेट इन 18th सेंचुरी मॉडर्न इंडियन बैंकिंग की शुरुआत हो गई थी, जहाँ पर एक वक्त होता था कि किसी भी व्यक्ति के पास बैंक में एक बैंक अकाउंट होना अपने आप में एक बड़ी बात मानी जाती थी। जिसका बैंक में अकाउंट होता था उसे अमीर माना जाता था। और देखिए, एक वक्त था जब अपने ही पैसों को लेने और देने के लिए, सेव करने के लिए या किसी और तक उस पैसे को पहुंचाने के लिए, मनी ऑर्डर और मनी ट्रांसफ़र के लिए बहुत ट्रेडिशनल मेथड को यूज़ करते हुए बहुत वक्त, बहुत लंबी कतारों को देखना पड़ता था। लेकिन थैंक टू गॉड कि लिबरलाइजेशन हुआ, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम हुआ और ऐसा वक्त आया जहां पर ये लंबे क्यू और लंबे टाइम वेस्टेज को रिड्यूस करते हुए बैंक ने ब्रांचिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। एक बैंक की अलग अलग जगह पे, चाहे वो रूरल एरियाज़ हों या अर्बन एरियाज़ हों, ब्रांचेस को लेके आया गया और फिर ये कहा गया कि बैंकिंग आपके लिए आसान हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक तक पहुँचें, अपना अकाउंट खुलवाएँ, सेविंग्स करें और अपने आप को सिक्योर कराएं और देश को भी एक दिशा दें जिसमें उनकी सेविंग का पैसा लगाकर देश ग्रोथ कर सके। लेकिन आप देखिए, ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में लंबा लगने वाला वक्त, लंबी लगने वाली कतारें और टेक्निकल टर्म्स से डील करने के लिए जो अनएजुकेटेड एक पॉपुलेशन थी, उसके लिए बैंकिंग हमेशा एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। तो वहीं कोशिश की गई इस चैलेंज को सिंपल टर्म्स में ट्रांजैक्शन को इजी करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक सिटीज़न हूँ और मेरा बैंक अकाउंट किसी बैंक में है जहाँ मैंने 10,000 रुपये जमा कर रखे हैं और मैं उसे कभी भी एक्सेस करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में बैंक के लोगों के साथ बात नहीं कर सकती, तो बैंक ने एक ऑप्शन लेके आया ATM मशीन, विच इज़ ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इसके थ्रू आपको ये सुविधा दी गई कि आपके बैंक में जो भी पैसा है, आप उसको बिना बैंक विजिट करे हुए एक कार्ड की मदद से, जिसे हमने डेबिट कार्ड कहा, आप अपने पैसे को किसी भी ATM से विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो ये तो वो प्लास्टिक मनी की शुरुआत थी, जिस पैसे को आप एक्सेस कर सकते थे जो आपके अपने खातों में है। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि अगर मेरे खुद के खाते में रखे हुए पैसे ख़त्म हो जाए, मैं कार्ड से यूज़ कर लूँ, तो मेरे पास दूसरा इंस्टेंट ऑप्शन क्या है जिससे मुझे पैसे मिल जाएं। तो बैंक ने आपको फिर मदद की और प्लास्टिक मनी के फॉर्म में आपको दिया क्रेडिट कार्ड। तो एक तरफ जहां आप ATM मशीन से पैसा निकाल के अपने पैसे को यूज़ कर सकते थे, अगर वो भी ख़त्म हो जाए तो क्रेडिट कार्ड से आप उसको यूज़ कर सकते थे। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आई कि किस तरह से इंटर बैंकिंग को फैसिलिटेट किया जाए। तो इंटर बैंकिंग को फैसिलिटेट करने के लिए स्वाइपिंग का कॉन्सेप्ट आया। तो ATM ना भी हो, आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ भी हो, एक मशीन के ज़रिए आप किसी भी दूसरे बैंक के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते थे। तो इससे एक कंज्यूमर और एक मर्चेंट दोनों को स्वतंत्रता मिली कि खुले मार्केट में वो अपने सामान का लेन देन कर सकें और फिनेंसेस एटलीस्ट कोई बर्डन ना बने। लेकिन एक वक्त आया जब हम फ्रॉड को देखते हुए, आप मोटे कैश को कैरी नहीं कर पाते थे, आप प्लास्टिक मनी के थ्रू जो फ्रॉड होते थे, मशीन से स्वाइप हो जाता था, पूरा का पूरा पैसा अकाउंट से निकल जाता था। तो एक वक्त आया कि ये सोचा गया कि कंप्यूटर के ज़रिए और इंटरनेट की फैसिलिटी को यूज़ करते हुए ग्राहक को सुविधा दी जाए कि वो बैंकिंग कहीं से भी किसी भी वक्त कर सके।
तो शुरुआत हुई सन 2005 में आरबीआई के एक बेहतरीन इनिशिएटिव से, जिसका नाम था NEFT, विच इज़ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये एक ऐसी फैसिलिटी थी जिसने एक मौका दिया हर व्यक्ति को ऑनलाइन ऑफलाइन अपने पेमेंट को किसी भी बैंक तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि बैंक को सेटलमेंट में थोड़ा वक्त लगता था, तो 15 मिनट से लेके 3 से 4 घंटे ये बैंकिंग आवर्स में ऑपरेट करने वाली सुविधा थी। जब बैंक बंद होंगे तो NEFT भी काम नहीं करेगा। जब बैंक बंद होंगे तो NEFT से जुड़े कोई भी प्लस और माइनस, कोई भी लिमिटेशन पर काम नहीं हो पाएगा। तो जितने घंटे और जितने दिन बैंक खुलता था, उतने दिन ये NEFT की सुविधा उपलब्ध थी। इसके अपने चार्जेस हुआ करते थे, इसके अपने कैप भी हुआ करते थे कि आप कितने मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहीं पर बात आई कि अगर एक मर्चेंट को एक बड़ा अमाउंट किसी दूसरे मर्चेंट के या किसी दूसरे और व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है और उसके पास वक्त नहीं है, तो यहाँ सुविधा दी गई RTGS, विच इज़ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इसमें हुआ ये कि अगर आप कोई भी पेमेंट 2 लाख से ऊपर करते हैं तो वो डायरेक्टली बिना टाइम को कंज्यूम करे हुए, क्योंकि बैंक इसको रियल टाइम में तुरंत के तुरंत सेटल करेगा दूसरे बैंक के साथ, और पैसा इंस्टेंटली किसी दूसरे अकाउंट में जा सकता है, लेन देन हो सकता है। तो एक बड़ा डिफरेंस जो NEFT और RTGS में था, वो था लिमिट ऑफ द अमाउंट। तो 2 लाख से नीचे का हर पेमेंट NEFT के थ्रू ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में किया जा सकता था, बैंकिंग आवर्स में, बैंकिंग डेज में। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। और RTGS कोई भी अमाउंट जो 2 लाख से ऊपर है, बैंकिंग आवर्स में, बैंकिंग डेट्स में, रियल टाइम सेटलमेंट के बेस पे कम टाइम में कर सकते थे। ये दोनों इनिशिएटिव, ये दोनों फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 2005 से लेकर 2010 तक इन्होंने भारतीय ग्राहकों का बहुत साथ दिया, और 2010 में NPCI, विच इज़ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI, इसने इंट्रोड्यूस किया IMPS, विच इज़ इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, राइट, IMPS। तो IMPS एक ऐसी सर्विस थी जिसने आपको फ्रीडम दी कि आप 24/7, मतलब किसी भी वक्त अपने पैसे को दूसरे व्यक्ति के खाते तक किसी भी हाल में ऑनलाइन मोड के थ्रू भेज सकते थे, राइट। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि अब आप बैंकिंग आवर्स और बैंकिंग डेज़, जो वर्किंग डेज़ हैं, उस पर आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई। इसके भी अपने कुछ चार्जेस हुआ करते थे। तो आप देखिए, एक बड़ा सिस्टम जो 5 साल तक चला, NEFT, ऐसा नहीं है कि आज नहीं चल रहा, आज भी चल रहा है, आज भी ये सब वर्किंग मोड में है और सब अपने पॉजिटिव और नेगेटिव के बेसिस पर यूज़ किए जाते हैं। तो NEFT और RTGS, जो कि RBI की इनिशिएटिव थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव थी, उन्होंने अपना काम किया और उनकी जो लिमिटेशन थी उनको दूर करते हुए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने IMPS को लेके आया। इसके अपने कुछ चार्जेस लगते थे। अब NEFT, RTGS एंड IMPS, आप इन तीनों को देखें तो तीनों का एक जो प्रोसीजर था वो बड़ा सिमिलर था। तीनों में ही आपको जिस व्यक्ति को, जिस बैंक को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, उनका बेनिफिशियरी का पूरा डिटेल्स होना नितांत आवश्यक था। तो होता ये था कि आपको जिसको भी पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर, उसका IFSC कोड, ये सब आपको एक बेनिफिशियरी की तरह सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट के साथ एड्रेस करना पड़ेगा, प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी, उसको ऐड करना पड़ेगा, फिर उनको वेरीफाई करना पड़ेगा, और इस तरह से आप बैंक को अलाउ करते हैं किसी तीसरे व्यक्ति तक आपके फंड्स को पहुंचाने के लिए। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस था, केवल बैंकिंग डेज में ही हो सकता था, बैंकिंग आवर्स में ही हो सकता था। तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए मांग हुई एक ऐसे सिस्टम की जिसमें ना तो आपको इतनी लंबी चौड़ी डिटेल्स की ज़रूरत पड़े, ना आपका वक्त ज़ाया हो। इंटरनेट और कंप्यूटर और मोबाइल को साथ में लेते हुए सिस्टम आया UPI, विच इज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये एक ऐसा इंटरफेस था जिसने सारे बैंकिंग सिस्टम को एक अम्ब्रेला के नीचे लाके खड़ा कर दिया। UPI भी अगेन अ सिस्टम विच हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यही इसको मैनेज करता है। तो इसमें हुआ ये कि एक इंटरफेस ऐसा क्रिएट कर दिया गया, यूनिफाइड कर दिया गया कि आपको किसी IFSC कोड की ज़रूरत नहीं है,
केवल एक UPI ID के थ्रू आप किसी भी व्यक्ति तक किसी भी वक्त में किसी भी मोबाइल के थ्रू, किसी बैंक के ऐप के थ्रू या किसी अदर मोबाइल ऐप के थ्रू जैसे कि गूगल पे, पेटीएम, आपका भीम ऐप और आपका UPI का फ़ोन पे, फेसबुक का आपका पेमेंट सिस्टम, अमेज़ॉन पे एंड योर व्हाट्सएप पे। तो ये इतने सारे पोर्टल्स हैं, ये इतने सारे मोबाइल ऐप हैं जो UPI को सपोर्ट करते हैं। तो इस किसी भी ऐप के थ्रू और किसी भी बैंकिंग ऐप के थ्रू केवल एक UPI ID के थ्रू आप किसी भी व्यक्ति तक इंस्टेंटली मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे तो उसके मोबाइल नंबर पे, चाहे तो उसके अकाउंट नंबर पे, चाहे तो QR कोड को एक्सेस करके और चाहे तो IFSC कोड के थ्रू। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो हर वो लिमिटेशन जो हमने NEFT से लेकर IMPS तक फेस करी, उन सबको पॉपुलरली इस UPI सिस्टम ने रिमूव कर दिया। आज आप देखिए प्रेजेंट टाइम में आप कहीं भी जाते हैं, आपको वॉलेट लेने की ज़रूरत नहीं, बस आपका मोबाइल आपके साथ होना चाहिए और आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक खाते से रिलेट करना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो आप देखिए जैसे जैसे वक्त बदला, जैसे जैसे आवश्यकताएं बदली, वैसे बैंकिंग में बहुत बड़े रिफॉर्म हुए। एक कंज्यूमर की तरह जहां हम पहले ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम का पार्ट होते थे, आज हम 2 रुपये से लेकर और कितनी भी बड़ी पेमेंट केवल एक कोड को स्कैन करके कहीं भी कर देते हैं। तो जैसे हमारा पूरा बैंक हमारे साथ चलता है, एक मोबाइल पूरे कंप्यूटर की तरह हमें सपोर्ट करता है। तो यही है वो डिजिटल एरा जिसमें हम बहुत फ्रीली काम कर पा रहे हैं। कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो यहीं पर मैं आपकी एक छोटी सी जानकारी बढ़ाना चाहूँगी और मुझे लगता है हर आम नागरिक को और हर उस व्यक्ति को जो प्रेजेंट टाइम में मोबाइल के थ्रू बैंकिंग करता है, UPI के सिस्टम को यूज़ करते हुए अपने रोज़मर्रा के खर्चों को पूरा करता है, तो उसको ये समझ में बहुत आना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आने वाले 1 जनवरी 2021 से एक नया रूल लाया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हर वो मोबाइल ऐप जो UPI को फैसिलिटेट करता है, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे वो फ़ोन पे हो, भीम ऐप हो या आपका व्हाट्सएप का ऐप हो, अमेज़ॉन पे हो या हर छोटा बड़ा सर्विस प्रोवाइडर जो UPI के थ्रू पेमेंट को फैसिलिटेट करते हैं ऐप के थ्रू, उनको एक कैपिंग दे दी गई है। कैपिंग इसलिए दे दी गई है कि आप देखें प्रेजेंट टाइम में जितना भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, तो जैसे ही मैंने बोला आप फ़ोन के थ्रू पे करते हैं तो आपके दिमाग में या तो गूगल पे आएगा या फ़ोन पे आएगा या भीम आ सकता है। इसके अलावा जो छोटे मोटे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो UPI को फैसिलिटेट करते हैं, हम उनके नाम भी नहीं जानते। तो गवर्नमेंट चाहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये 2-3 जो मार्केट में सस्टेन कर रही हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, कहीं ये मोनोपोली ना बिठा लें। इसलिए जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जो छोटे ऐप्स हैं जो UPI को फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो मार्केट में बने रहें, उनकी सर्विसेज को भी ग्राहक यूज़ करे। इसके लिए ये प्रावधान लाया गया है कि आने वाली जनवरी 1 2021 से हर वो मोबाइल ऐप सर्विस प्रोवाइडर जो UPI को फैसिलिटेट करता है, बी इट गूगल पे, पेटीएम और योर फ़ोन पे, भीम ऐप, व्हाट्सएप ऐप, कोई भी पेमेंट सपोर्टिंग ऐप, केवल और केवल 30% अपने टोटल पेमेंट का एक दिन में इन पोर्टल के थ्रू कर पाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गूगल पे एक दिन में 100 रुपये की पेमेंट अपने इस ऐप के थ्रू एंड यूज़र से करवाता है, तो 1 जनवरी 2021 से वो केवल 30 रुपीज़ का पेमेंट ही करवा पाएगा। ये इसलिए है ताकि छोटे ऐप प्रोवाइडर को, जो लोग UPI को फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो मार्केट में बने रहें। तो आप सोचेंगे ये आपको जानना क्यों ज़रूरी है। तो अगर आप एक कंज्यूमर हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर गूगल पे या फिर फ़ोन पे या कोई भी ऐसा सर्विस प्रोवाइडर जो UPI को फैसिलिटेट करते हैं, UPI के नेटवर्क पे काम करते हैं, अगर उनके लिए कैपिंग बनी है तो अल्टीमेटली ये कैपिंग मेरे और आपके लिए बनी है। तो मान लीजिए अगर मैं एक दिन में 10 ट्रांजैक्शन फ़ोन पे को लेकर करती हूँ तो ये कैप मेरे लिए भी आएगा। तो हो सकता है कि 1 जनवरी 2021 से मैं केवल 3 ट्रांजैक्शन ही फ़ोन पे से कर पाऊँ। तो कहीं ऐसा ना हो जब चौथा ट्रांजैक्शन करने के लिए मैं अपने फ़ोन पे को यूज़ करूँ तो ये ट्रांजैक्शन हो ही ना। तो आपको क्या करना है,
1 जनवरी 2021 से पहले कम से कम 2 से 3 ऐसे पेमेंट ऑप्शन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखें जो यूपीआई को फैसिलिटेट करते हैं। कई बैंक हैं जिनके अपने यूपीआई ऐप हैं। इसके अलावा फ़ोनपे, गूगल पे, अमेज़ॉन पे, पेटीएम, ये हज़ारों तमामों ऐसे छोटे बड़े आपको जो कैशबैक और ये सारी फैसिलिटीज़ भी देते हैं। आप किसी भी ऐप को एज एन ऑल्टरनेटिव अपने फ़ोन में रखिए, क्योंकि ये कैप आपके लिए भी है। मिनिमम मैक्सिमम 30% ऑफ द टोटल जो पेमेंट हैं वो आप केवल इन यूपीआई प्लेटफॉर्म को यूज़ करके कर पाएंगे। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। इसने डेफिनेटली आपके कुछ कन्फ्यूजन्स को दूर किया होगा। तो नेक्स्ट टाइम आप अपना कोई भी पेमेंट करें तो ध्यान रखें कि ये 4 बड़े ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हैं, जो है NEFT, RTGS, IMPS एंड UPI। तो आप कौन सा मेथड चूज़ करते हैं, कैसे चूज़ करते हैं, उसकी पूरी जानकारी रखें। आप अपने बैंक स्टेटमेंट को लगातार चेक करते रहें और अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को ज़रूर बढ़ाएं। जब भी आप अपने बैंक स्टेटमेंट में POS देखें, जिसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल, तो ये हमेशा वो पेमेंट होता है जो आप अपने डेबिट कार्ड से करते हैं। तो आगे भी वीडियो में हम आपकी फ़ाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को बढ़ाते रहेंगे, छोटे छोटे मुद्दों पे जो आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं, आपके आप में असमंजस की स्थिति पैदा करते हैं कि आप कौन सा ऐप यूज़ करें, आप डेबिट कार्ड यूज़ करें या आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, आपको कैश यूज़ करना चाहिए या आपकी वर्चुअल मनी को यूज़ करना चाहिए। ऐसे कन्फ्यूजन को दूर करने वाले वीडियो के साथ आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको आगे बढ़ाएं, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दें कि ये वीडियो आपकी जानकारी को बढ़ाने में कितना सक्षम रहा। अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।